सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमरकंटक से डिंडोरी। कोई 6 महीने के बाद हम पुनः अमरकंटक के नर्मदा कुंड के सामने खड़े हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरोरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार ना हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं। सामने की गहरी घाटी को देखकर वैसे ही डर लग रहा था। लोगों ने और डरा दिया, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग, इसी घाटी में से, चाहे जो हो, रक्षा करना माँ। ऐन कपिलधारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से बढ़ें। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल लेते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। समय ज़्यादा लगेगा, फिर भी तीसरे पहर तक तो उतर ही जाएंगे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ ख़त्म होने को है। मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आँखों से देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सौढ़ा पहुँचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में छिपी नर्मदा मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ का एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, ज़रूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए।
उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता, तब तक उसके फल नहीं खा सकता। ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। पंडित जी आए, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गारका मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी। हम भी शामिल हुए। भांवरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सभी दस्सी दस्सी जो दे रहे थे। एक मजे की बात यह थी कि वह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भांवरे लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा, कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी हों। इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घूघर या घुघरा यानी प्रपात। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे, तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजते तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा से आ मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर के सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थीं। घोड़े पर कच्ची उम्र के दूल्हा दुल्हन और बाजे गाजे के साथ पैदल चलते बाराती। एक बार एक बारात तो उस पार चली गई, लेकिन अल्हड़ किशोरी दुल्हन नर्मदा के शीतल जल को पाकर लगी उसके साथ खिलवाड़ करने। वह भूल ही गई कि वह दुल्हन है। 2-3 हम उम्र सहेलियों के साथ पानी से खिलवाड़ करती रही। मुश्किल से गई। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमके के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरखपुर में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता। पिंजरे में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं जाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, ना घर ना घाट, ना कोई आगे ना पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं हुई। किसी ना किसी कारण से सगाई टूट जाती है। 3 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया। तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी। पहाड़ नहीं, जंगल नहीं। जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते रहे। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थरकुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थीं, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। पौ फटते ही आगे बढ़े।
करवेमट्टा के पास एक टीला आसपास के मैदान से अलग पड़ता था, इसलिए ऊपर चढ़े। वहाँ छोटे बड़े नाना आकार प्रकार के सैकड़ों त्रिशूल जमीन में गड़े थे। इनमें से कई बड़े ही कलात्मक थे। जैसे तने में से डगाल और डगाल में से टहनी निकलती है, उसी प्रकार बड़े त्रिशूल में से छोटे और उनमें से और भी छोटे त्रिशूल फूटते हैं। एक सादे आकार को कितने और कैसे कैसे रूप दिए जा सकते हैं, इसे हम चाव से देखते रहे। कभी यह स्थान तांत्रिकों का अड्डा रहा होगा, अब उजाड़ हो गया है। आगे लिखनी में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो। धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलारती है, बिल्कुल वही भाव उसके नेह को टाल नहीं सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा। लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो भी मीठा लगता है और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है, इसका दुख ना करना। दोपहर को डिंडोरी पहुँचे। डिंडोरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चों को बांधे स्त्रियाँ पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सधे हुए पांवों से या एक दूसरे को वहां पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें। यह दृश्य मुझे मगन रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की वह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली।